एवं सक्सेस पॉइंट। आज प्रमुख आयोग में देखेंगे एनसीएससी अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कवर करेंगे और छोटी सी शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा अनुसूचित जाति आयोग में पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक बार फिर से देखिएगा, पूरा का पूरा अनुसूचित जाति आयोग याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। याद रखना, स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है और मैं आपको वही पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जो लोग 1 नंबर 2 नंबर या कुछ पॉइंट से रहते हैं वो इसी वजह से रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको जरूर पूरा समझ में आएगा और 1-2 पॉइंट से रहने का चांस बिल्कुल रहेगा ही नहीं, आप क्लियर होंगे बिल्कुल। जो लोग 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से रहते हैं उनकी हालत पता है कैसी रहती है? मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या जिसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, कैसा निकाय है, कैसी बड़ी है ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन पर ध्यान देते रहिएगा क्योंकि इसका संविधान के अनुच्छेद 338 में आर्टिकल 338 में इसका वर्णन है और जिस आयोग का संविधान में वर्णन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा। और जिसका गठन किसी एक्ट के थ्रू किया जाता है उसको हम कहते हैं सांविधिक या वैधानिक निकाय। और जिसका किसी भी एक्ट से गठन नहीं होता और संविधान में भी उसका वर्णन नहीं है उसको हम गैर सांविधिक या गैर वैधानिक निकाय कहते हैं। इतना अंतर आपको पता चल गया। तो कैसा निकाय है ये? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका बैकग्राउंड जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे प्रोसेस में आ रहा है। तो इसका सबसे पहले जब गठन हुआ था, सबसे पहले जब इसका गठन हुआ था 1978 में, ईयर 1978 में जब इसका उदय हुआ या गठन हुआ तो किसने किया? सरकार ने। सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका गठन किया था और एक संकल्प के थ्रू कर दिया था, कोई एक्ट नहीं था। इसलिए ये उस समय मूल रूप से कैसा निकाय था? ये गैर सांविधिक। मूल रूप से एनसीबीसी एक गैर सांविधिक निकाय। याद रखना, क्वेश्चन इस मूलभूत धारणा से आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर है आपका, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मूल रूप में तो ये गैर सांविधिक निकाय था क्योंकि कोई एक्ट नहीं था, सरकार के एक संकल्प के माध्यम से इसका गठन किया गया था, गैर सांविधिक निकाय। लेकिन अगर वर्तमान स्वरूप पूछे तो कैसा निकाय है? संवैधानिक, क्योंकि इसका बाद में अनुच्छेद में संशोधन करके 338 में इसका वर्णन किया गया है संविधान में। तो अभी संवैधानिक निकाय है लेकिन मूल रूप से गैर सांविधिक निकाय था, ठीक है। उसके बाद ये 1978 क्या करना, गठन कब हुआ है? 1978 में ही हुआ है। अगर पूछा जाए कि एनसीएससी का गठन 1978। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, राष्ट्रीय शब्द लगा दिया गया आगे। पहले इसका नाम था अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अब इसका नाम क्या कर दिया 1987 में? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। इतना सा परिवर्तन हुआ, कुछ खास नहीं है। और ये किसके आदेश के द्वारा? कार्यपालिका आदेश, अपनी कार्यपालिका के एक आदेश के द्वारा इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गठन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना। अभी तक गैर सांविधिक निकाय था, अब ये बन गया है संवैधानिक निकाय। कब बना, किस अमेंडमेंट के थ्रू बना, वो पूरा याद रखना है। तो ये संवैधानिक निकाय का इसको दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बनाया गया, तो वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था? 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1990 में। आप याद रखेंगे बिल्कुल, 65वां संविधान संशोधन 1990 में लाया गया और उसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया। संवैधानिक निकाय इसको कब बनाया गया? 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। तो अभी इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है? संवैधानिक। आप याद रखेंगे बिल्कुल। और देखिए उसके बाद क्या होगा? 89वां संविधान
2003 लाया गया। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003। आप लोगों के बीच को लाने की जरूरत क्या थी? क्या हुआ ऐसा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है 89th अमेंडमेंट एक्ट। क्यों लाया गया? क्योंकि आपको पता होगा कि जो अपनी ST और SC अनुसूचित जाति और जनजाति जियोग्राफिकली एंड कल्चरल दोनों टर्म से अपन इनको देखें, भौगोलिक रूप से सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से बहुत अलग है। ST तो अपनी मुख्य धारा से बिल्कुल ही अलग है, बाकी सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। इनकी कल्चर मैंने आपको पढ़ाया था इन क्लासेस में, भील गौण सभी के कल्चर बिल्कुल अलग है। भीलों के कल्चर देखा आपने, भगोड़िया उत्सव पहले दिन बुला लिया, दूसरे दिन गोल गधे को फिर उजाड़ लिया, ऐसा किसी और होता है? इनके कल्चर ही अलग है। यानी कौन कौन से तो विवाह हैं, किस टाइप के अलग अलग कल्चर है, तो ये उनके साथ मैच ही नहीं हो पा रहा था, ये कि आयोग इन दोनों को नहीं कवर कर पा रहा था। तो इसीलिए 89वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया, जिससे अनुसूचित जाति के लिए एक अलग आयोग बनाया जा सके और जनजाति के लिए एक अलग आयोग बनाया जा सके। तो इसी अमेंडमेंट एक्ट, ये सब याद रखें आप, 2003 के द्वारा 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये जो आयोग था ना, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये दो भागों में इसको बांट दिया। एक था NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और एक था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति आयोग। इन दोनों में इसको बांट दिया। अब अलग अलग हो गया। याद रखना किस अधिनियम के द्वारा? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 संविधान में अनुच्छेद 338 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। किस अनुच्छेद में? 338 में इनका वर्णन था। तो अभी क्या हुआ कि अनुच्छेद 338 में तो इसका वर्णन है, याद रखना किसका? इसका अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 338A आर्टिकल 338A में इसका है अनुसूचित जनजाति आयोग। दोनों अनुच्छेद आप याद रखते हैं, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338A में क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग, और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग। अब इसकी संरचना एक है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, कुल मिलाकर कितने होंगे? 5 सदस्य। तो अनुसूचित जाति आयोग में कुल कितने सदस्य होती हैं? 5। वही उसमें भी होती है, अनुसूचित जनजाति आयोग में सेम है। आप एक बार पढ़ लेंगे, उसमें दोबारा पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं, सेम रहता है संरचना, बिल्कुल सेम है। तो देखिए अध्यक्ष रहता है इसको किसका दर्जा दिया जाता है? दर्जा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। इसके अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है, उसी के समान वेतन भत्ते सब कुछ दिया जाता है। और इसका कार्यकाल या टेन्योर हम देखें तो 3 वर्ष का होगा सामान्यतः, हालांकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति इसका कार्यकाल का निर्धारण करता है, जो कि सामान्यतः 3 वर्ष है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये में 2 टर्म्स पूरे कर सकता है, 2 टर्म्स, 2 कार्यकाल, मतलब सिर्फ एक बार और इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है, उसके बाद इसकी नियुक्ति नहीं होगी। अध्यक्ष सिर्फ 2 बार नियुक्त किया जा सकता है, एक बार नियुक्त हो गया फिर उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, बस एक बार पुनर्नियुक्ति होगी, कुल मिला के 2 कार्यकाल होंगे। गेट इट? अब उपाध्यक्ष, इसका जो उपाध्यक्ष है उसको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। किसका? केंद्रीय राज्य मंत्री का। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष का होता है, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा उपाध्यक्ष का होता है, और इसके 3 और सदस्य हैं, उसको भारत सरकार के सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाता है, भारत सरकार के सचिव स्तर का दर्जा इसको दिया जाता है। आप याद रखेंगे 338 अनुच्छेद 338A अध्यक्ष 2 कार्यकाल पूरी कर सकता है, और सामान्यतः इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसका निर्धारण कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। इसको केंद्रीय कैबिनेट के समान, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा होता है, और जो इसका उपाध्यक्ष होता है उसको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 3 अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव, सेक्रेटरी स्तर का दर्जा दिया जाता है। मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे। बात करेंगे ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है?
अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? वार्षिक रिपोर्ट अपनी सौंपता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 338(6) क्या कहता है हमसे कि अनुसूचित जाति आयोग NCSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखवाएगा। आर्टिकल याद रखें आप, 338(6), अनुच्छेद 338(6) के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति को सौंपेगा आयोग, और आयोग अपनी रिपोर्ट रखवाएगा संसद के समक्ष। अगर कोई मुद्दा किसी राज्य की जाति से संबंधित है तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी सौंपना चाहिए, और ये कहता है अनुच्छेद 338(7). अनुच्छेद 338(7) के अनुसार संबंधित राज्य के राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए, और वो इसको किसके समक्ष रखवाएगा? विधानमंडल के। आप इसके नोट्स बनाते चलें, एग्जाम के टाइम फटाफट रिवीजन मार लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखना, अनुच्छेद 338(6) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को सौंपना है और राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाएगा, और राज्यपाल को अनुच्छेद 338(7) के अकॉर्डिंग सौंपना है, वो विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है जो लेटेस्ट ही है, इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 हुआ, ये डेट याद रखना, लेटेस्ट है। 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत OBC को इसके अंदर से हटाकर एक अलग ही आयोग बना दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पहले क्या था कि पिछड़ा वर्ग भी इसमें शामिल था, अनुसूचित जाति आयोग भी इसमें शामिल था, अनुसूचित जनजाति, तीनों को मिला के ये एक आयोग था। तो क्या हुआ, 2018 में OBC को भी इससे अलग कर दिया गया। अब ये सिर्फ जाति के लिए ही डेडिकेटेड आयोग है। याद रखना, OBC के दायित्व से इसको मुक्ति मिल रही है। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। याद रखना, OBC के दायित्व से इसको मुक्ति मिल रही है। बात करें इस आयोग को शक्तियाँ कौन सी मिली हैं? दीवानी न्यायालय, संविधान में इसको दीवानी न्यायालय के साथ शक्तियाँ सौंपी हैं। याद रखना, वर्तमान अध्यक्ष है इसके विजय सांपला, जो अभी लेटेस्ट ही बने हैं, 2 ही महीने हुए हैं। विजय सांपला वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला। अब बात आई यदि लगे हाथ पहले अध्यक्ष ये कौन थे? जो पहले अध्यक्ष सूरज भानसिंह रहे हैं, पहले अध्यक्ष सूरज भानसिंह। और एक ऐसे अध्यक्ष भी हैं जिनका 2 बार टेन्योर रहा है, 2 बार कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है, PL पुनिया साहब। कौन? PL पुनिया साहब, इन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं अनुसूचित जाति आयोग में। और बात करें महिला आयोग, तो महिला अध्यक्ष, कोई इसकी महिला अध्यक्ष भी रही है क्या? कोई नहीं रही। याद रखना, कोई भी अभी तक इसकी ना फर्स्ट है ना अंतिम है, कोई भी महिला अध्यक्ष रही ही नहीं है इसकी।